सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा कुत्ता मर गया जो मेरे भाई जैसा था। बहुत इमोशन है बहन की बातों में। मैंने उसे पाला था प्यार से, तो यही खातिर मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ। एक्चुअली उनको लिखना था कि पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मार्क्स इनके बहुत गंदे आए हैं। तो भाई आप ये चाहते हो क्या कि आपने कुत्ते को पाला और आपका पालन पोषण कोई और करे? आपने जैसे कुत्ते को पाला वैसे ही आपका भी पालन पोषण कोई और करेगा क्या? नहीं चाहते तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। चलो खैर, एग्जाम में ये सब चीज़ें क्या लिखनी है? आपको क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्वेश्चन कोशिश तो करते, गलत आंसर देते, बेहतर होता, इससे तो बेहतर ही होता। खैर, आज क्लास 10th के साइंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं किरणारेख बनाने के नियम, फिर दर्पण को पहचानने का नियम और फिर चिन्ह परिपाटी का नियम। हम लोग शुरू करेंगे किरण आरेख बनाने का नियम। किरण आरेख बनाने के नियम। किरण आरेख बनाने के 3 नियम है बच्चों। पहला नियम, कोई भी दर्पण आप बना लो। चलो पहले बनाते हैं अवतल। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, और एक उत्तल दर्पण भी बना लेते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण, और इस दर्पण का ये रहा मुख्य अक्ष। पहले नियम में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर F है, इसमें क्या हो रहा है? समानांतर आ रही है, किसके समानांतर? मुख्य अक्ष के। ये वाली लाइन मुख्य अक्ष है और ये जो बिंदु कहलाता है ये ध्रुव कहलाता है, ये बिंदु ध्रुव कहलाता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो उत्तल दर्पण है इसमें प्रतीत होती है, और ये जो अवतल दर्पण है इसमें वास्तव में आती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा टॉपिक ये है हमारा कि देखिए यहां पहले मैं दर्पण बना दूं, ये ध्रुव हो गया। दूसरा नियम ये है, यहां पर F और दोगुनी दूरी पर जो C होगा, प्रकाशी केंद्र, ये जो है ना, ये सॉरी वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरणें जा रही हैं वो दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जा रही हैं। ठीक ऐसे ही उत्तल के लिए भी होगा। सारे के सारे नियम उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए ही हैं। तो ये मुख्य अक्ष हो गया। अब इसका ध्रुव यहां और इसका गोला इधर राइट साइड में कंप्लीट हो रहा है, तो इसका C भी इधर होगा और F भी। अब यहां वक्रता केंद्र से तो प्रकाश की किरणें जाएंगी ही नहीं, तो वक्रता केंद्र से जब नहीं जाएंगे, मेरे पास एक स्केल है, मैं देखता हूं इससे बना के, वक्रता केंद्र से नहीं जाएंगी तो वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें, ये किरण ऐसे जा रही है जैसे दर्पण से अगर नहीं टकराती, बीच में दर्पण नहीं आता, तो ये वक्रता केंद्र पर चली जाती। तो वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो दोनों को एक ही लैंग्वेज में कैसे बोलोगे आप? मैं जो बोल रहा हूं उससे आप डेफिनेशन लिख सकते हो, वीडियो रिप्ले करके बार बार प्ले करके मैं जो बोल रहा हूं वही डेफिनेशन है, उसको लिख लेना है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे? वक्रता केंद्र से जाने वाली अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाते ही प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो ये 2 नियम हुआ। अभी हम लोग तीसरे नियम को बना लेते हैं। यहां पर एडजस्ट कर लेता हूं मैं इतनी सी जगह में। तीसरा नियम कहता है कि दर्पण के मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें, तो भी मैं यहां बना दूं मुख्य अक्ष, दर्पण के मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें। देखिए इस बार मैंने पहले उत्तल बना दिया हुआ है, तो इसका मुख्य फोकस राइट साइड में होगा, वक्रता केंद्र यहां होगा, ये है इसका ध्रुव। तो मुख्य फोकस तो दाहिनी तरफ हो गया, तो इसकी ओर तो जो प्रकाश की किरणें जा नहीं पाएंगी, तो जाती हुई प्रतीत होंगी प्रकाश की किरणें। ऐसा लगेगा जैसे परावर्तन यहां नहीं होता, यहां प्रकाश की किरणें नहीं टकराती, तो वो फोकस की तरफ चली जाती है। तो मुख्य फोकस की ओर जाने वाली अथवा जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। वापस बता देता हूं आपको दोनों दर्पण बना के। 1 मिनट में और 5 मिनट में आपको साइंस पढ़ा के आपको इंटेलिजेंट नहीं किया जा सकता, यही सच्चाई है।
समय तो हर चीज के लिए देना ही होता है, तो यहाँ आप थोड़ा सा समय देंगे तो निश्चित तौर पे सब कुछ समझ में आएगा, आप समझ जाओगे, नोट्स भी आपके बन जाएंगे। सिर्फ डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, डेफिनेशन भी बोल रहा हूँ, बोला हुआ डेफिनेशन आप सुन के लिख सकते हो। यहाँ मुख्य फोकस, और मैं कुछ पॉइंट्स लिखने की कोशिश भी करूंगा। यहाँ मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें, अब यहाँ तो भी सच है कि चलो जा रही हैं, ये तो सच है कि भगवान है, तो यहाँ पर ये तो सच है कि प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं, और यहाँ नहीं जा रही है, यहाँ बस जाते ही प्रतीत होने। तो मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें अथवा मुख्य फोकस की ओर जाते हुए प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर लौट आती है। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर लौट आती है। तो इन दोनों केस में प्रकाश की किरणें लौट रही है समानांतर और आ रही है फोकस की ओर या फोकस से जा रही है। और इसी के विपरीत ये पहला नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से जा रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से जा रही है। यहाँ देखिए समानांतर आने वाली किरणें फोकस से गई और यहाँ फोकस से आने वाली किरणें समानांतर हो गई। तो पहला और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट ही है। इस डायग्राम को बनाने के साथ साथ आपको जो मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन वो भी लिख लीजिए, और मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ कोशिश करता हूँ कि लिख दूँ। शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, बहुत शॉर्ट में। समानांतर आने वाली किरणें फोकस से आती हैं, तो किसके समानांतर? मुख्य अक्ष के। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होती है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप थोड़े से भी सीरियस हो, तो मैं जो बता रहा हूं वही डेफिनेशन है, उसी को बस लिख लेना है। जैसे दर्पण के वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और तीसरा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें अथवा जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये 3 किरण आरेख है। कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए इनमें से कम 2 नियम अप्लाई करने हैं, और कैसे अप्लाई करने हैं ये आप क्लास में बने रहेंगे, डे टू डे वीडियो देखते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे मैं आपकी किरण आरेख को क्लियर ही करके मानूंगा। तो आते हैं फिर से अगले पॉइंट। प्रतिबिंब के लिए जरूरी है कि उसके कुछ नियमों को समझे, धनात्मक नियम, ऋणात्मक नियम, यानी चिन्ह परिपाटी का नियम। तो पढ़ना शुरू करते हैं भी, चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है। चिन्ह परिपाटी के नियम, जैसे मैं यहां पर एक अवतल दर्पण बना देता हूं और यहां पर एक उत्तल दर्पण बना देता हूं, फिर यहां से एक मुख्य अक्ष और इसके लिए भी एक मुख्य अक्ष बनाकर, पहला नियम ध्यान रखेंगे हम लोग कि सभी दूरियां दर्पणों के ध्रुव से मापी जाती हैं। ये जो P लिख रहा हूं मैं, यहीं से सभी दूरियां मापी जाएंगी। पहले 3 पॉइंट आप किसी भी दर्पण में बनाना सीखो। यहां C लिखो और दोनों के लगभग एकदम बीच में F लिखो। फिर यहां C लिखो क्योंकि इसका गोला राइट साइड में कंप्लीट हो रहा है, और एकदम बीचों बीच आप F लिखने की कोशिश करो। F जो है वो P और C के बिल्कुल बीच में होता है। तो मैं पहले कह रहा हूं कि समस्त दूरियां, पहले नियम में समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। ध्रुव से मापी जाती हैं, यानी अगर आपको F तक आना है तो PF आप FP नहीं कह सकते हो, ये गलत हो जाएगा। P से ही स्टार्ट करेंगे, P से F तक, P से C तक। जैसे PC कह सकते हो आप, CP नहीं कह सकते। अगर आप CP कह दोगे तो क्या हो जाएगा?
गलत हो जाएगा और ये सही है। PF सही है, P से F तक PF सही है। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी, जैसे इधर है PF PC ऐसे। फिर इसका नियम ध्यान रखेंगे हम लोग कि आपतित प्रकाश सदैव बाएं से दाएं ओर ले जाया जाता है, लेफ्ट टू राइट, ये ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ प्रकाश की किरणें लेकर जानी है और कलर हमेशा दर्पण के पीछे राइट साइड में ही करना है। प्रकाश की किरणें इधर से नहीं लाओगे, नहीं तो सारे न्यूमेरिकल्स और चिन्ह गलत होने लगेंगे। प्रकाश की किरणें हमेशा लेफ्ट से ही लेकर जाओगे। तो आपतित प्रकाश सदैव बाएं से दाएं की ओर होती हैं, दोनों में ही। कोई भी प्रकाश की किरण ले जाओगे तो लेफ्ट से राइट ही ले जाओगे, इसीलिए P से F लिखोगे, PF। अगर FP लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तीसरा ध्यान रखेंगे हम लोग कि जिस दिशा में प्रकाश आपतित हुआ है, यानी आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियों को धनात्मक लिया जाता है, धनात्मक, तथा विपरीत दिशा में ऋणात्मक लिया जाता है, तथा विपरीत दिशा में, इसका मतलब क्या है भाई, ऋणात्मक लेने का क्या मतलब है, ऋणात्मक लिया जाता है। ऋणात्मक लेने का क्या मतलब, यहां देखो PF, तो आप राइट साइड में जा रहे हो और प्रकाश भी तो राइट में जाता है, तो यहां PF का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहां P से C तक जो जाओगे, PC की वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहीं पर बात कर लेते हैं इस दर्पण की, तो PF क्या हो जाएगा, P से F, इस तरफ आ रहे हो आप, क्योंकि नियम है ना सभी दूरियां P से स्टार्ट करनी है मापनी, और प्रकाश जा रहा है राइट में और आप आ रहे हो लेफ्ट में, तो क्या होगा, निगेटिव होगा। यहां पर PC क्या होगा, PC ये भी निगेटिव होगा, क्योंकि आप हमेशा ध्रुव से किधर आ रहे हो, लेफ्ट में आ रहे हो। किसके लिए आ रहे हो, अवतल दर्पण के लिए आ रहे हो। तो ये जो अवतल दर्पण के लिए होता है, ये दोनों ऋणात्मक होता है। और PF को क्या कहते हो आप, मुख्य फोकस की दूरी को क्या कहते हो, पिछले दिन क्लास में पढ़ाया था मैं, फोकस दूरी कहते हो, -F। और फिर P से C को क्या कहते हो, वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो यहां पर -R लिया जाता है, यानी जो आपके पास अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही ऋणात्मक ली जाती हैं। और इसका जो है उत्तल का, इसका फोकस दूरी पॉजिटिव होगा, इसकी वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसमें हमेशा आप राइट साइड में बढ़ रहे हो ना, प्रकाश भी तो लेफ्ट से राइट चल रहा है, आप भी तो P से F यानी L से R चल रहे हो, लेफ्ट से राइट चल रहे हो। तो यहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, धनात्मक हो जाएंगे। किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक चिन्ह हो जाते हैं F और R में, और उत्तल दर्पण में धनात्मक चिन्ह हो जाते हैं F और R में। और चौथा नियम क्या है भी इसका, तो देखिए यहां लिख देता हूं, फोर्थ रूल्स। जो ये ध्रुव है और ये मुख्य अक्ष है, तो ध्रुव से मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक ली जाती है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं एक ऐसे वस्तु बना देता हूं, तो यहां पर मैं वस्तु बना दिया, अब इसका प्रतिबिंब बन गया कहीं इधर नीचे, कहीं भी सॉरी, अब कहां बनेगा, नीचे बनेगा, ऊपर बनेगा, या कहां बनेगा, कैसा बनेगा, ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लेने वाले हैं। अभी मान लो वस्तु ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर, तो इसको क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। और बाय द वे अगर नीचे आपने ले लिया मुख्य अक्ष के नीचे, तो क्या लोगे आप, निगेटिव लोगे, माइनस चिन्ह लोगे। प्रतिबिंब हो या वस्तु हो, दोनों के लिए काम करना है हमें। मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर लंबाइयां जो है वो ऋणात्मक ली जाती हैं। तो यहां लिख रहा हूं मैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर लंबाइयां धनात्मक तथा नीचे की लंबाइयां
लंबाइयां, पता नहीं आ लिखूंगा या लिखूं, लंबाइयां ऋणात्मक ली जाती हैं, तो यहां ऋणात्मक ली जाती हैं, ऋणात्मक ली जाती है। भाई मात्राओं में हाथ थोड़ा ढीला है, आप समझती हैं, मैनेज करोगे आप, चलो ऋणात्मक ली जाती हैं। अब इसके अनुसार आप ध्यान दो तो एक चतुर्थांश की तरह ही एकदम निर्भर करता है, एकदम चतुर्थांश की तरह। मैं आपको क्लियर कर दूं वापस, ये जो बीच में होता है वो p होता है। अब ये जो x एक्सिस है ये धनात्मक होता है, तो भाई इस तरफ जो दूरियां आप आओगे, सॉरी ऋणात्मक होता है, तो इस तरफ जो भी दूरियां आओगे वो माइनस में लिखोगे, और इसके राइट साइड में x अक्ष की तरफ जो जाते हो वो क्या होता है, धनात्मक होता है, तो इसके राइट में जो जाओगे पॉजिटिव लिखते जाओगे ना, और ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जाओगे तो निगेटिव। तो वही तो मामला है यहाँ, इस P से लेफ्ट में आए तो आप आपतित प्रकाश के विपरीत आने लगे तो क्या लिया जाएगा, यहाँ माइनस लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा, और इसके आप राइट में जाने लगे तो क्या लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। दाहिनी तरफ जितना आप चलना है उस सबको धनात्मक लेना है, मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी प्रतिबिंब वस्तु बन रहा है सबको धनात्मक लेना है, मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक लेना है। तो ठीक यही चतुर्थांश का नियम इसमें भी अप्लाई हो जाता है। अब आप जवाब देंगे मुझे कि ये वस्तु है, इसकी दूरी को मैं अगर u लिख दूं तो इस उत्तल दर्पण के लिए u का मान कैसा होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, u का मान कैसा होगा। वस्तु की दूरी को हम लोग u लिखते हैं, u से संकेत देते हैं। अब यहां वस्तु रखी गई है, ये चित्र में दिख रहा है आपको, वस्तु लिखा भी है मैंने, और P से इधर लेफ्ट में U की तरफ आना है, यानी वस्तु की तरफ आना है जो U है। U का मान मैं कैसा लिखूंगा, प्लस लिखूंगा या माइनस लिखूंगा, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना। फिर अगर ज्यादातर बच्चे गलत जवाब देते हैं तो मैं उसको रिप्लाई करूंगा और उसको वापस समझाने की कोशिश करूंगा। मैं इसमें स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन अपना शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, स्क्रीनशॉट लेके छोड़ नहीं देना, मोबाइल में पड़ा रहेगा और कुछ दिनों बाद वही फिर से डिलीट हो जाएगा, डिलीट कर दोगे आप, तो नोट्स भी बनाते रहिए। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं कि दर्पण की पहचान करने के नियम क्या है। दर्पणों के पहचान के नियम, नियम तो दो हैं। दर्पणों के पहचान के नियम, नियम तो दो है। पहला नियम है प्रतिबिंब देखकर, प्रतिबिंब देखकर। दूसरा है स्पर्श करके। देखिए प्रतिबिंब हम लोग बनाएंगे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के, उस टाइम आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रतिबिंब देखकर कैसे पहचान की जाएगी। नेक्स्ट क्लास में बस वही आने वाला है, पूरा का पूरा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जिसमें 6 पॉइंट है, और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के भी नियम आपको बता दिए जाएंगे। उस समय आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रतिबिंब कैसे परिवर्तित होता जाता है वस्तु को अलग अलग स्थानों पर रखने से। तो स्पर्श करके कैसे पहचानोगे, देखो एक लकड़ी का स्केल लेना है और उसको दर्पण पे रख देना है। अगर वो दर्पण को हर जगह स्पर्श कर दे, यानी ये जो लकड़ी का स्केल है, ये स्केल जो है ये इस दर्पण को प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श कर दे तो दर्पण क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। यानी यदि लकड़ी का स्केल दर्पण पे रखने से वो दर्पण को प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श करता है तो दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। अब हमें हमेशा जहां कलर करना है उस तरफ नहीं, उसके विपरीत दिशा में रखना है। जैसे यहां पर एक दर्पण है और आप स्केल इस पर रख देते हो, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप इस पर स्केल रख देंगे। अगर देखिए कैसे, अगर आप इस दर्पण पर ऐसे स्केल रखते हो और वो केवल मध्य के एक बिंदु को स्पर्श करके निकल जा रहा है, मध्य के एक बिंदु पर स्पर्श करके निकल जा रहा है, तो ये जो दर्पण है ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। सेकंड वाला जो डायग्राम है, ये फर्स्ट डायग्राम था। स्थिति अगर ऐसे आई कि वो किनारे के दो बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है, जो आपके लकड़ी का पैमाना है वो बीच में स्पर्श नहीं कर रहा, किनारों पर स्पर्श कर रहा है,
तो वो दर्पण हो जाएगा तीसरा, यानी अवतल दर्पण। क्या होता है भाई समतल दर्पण पर? समतल दर्पण पर क्या होता है? सभी बिंदुओं पर स्पर्श होता है। यदि लकड़ी का पैमाना सभी बिंदुओं पर स्पर्श करे तो वह दर्पण समतल दर्पण है। क्योंकि ये इतना कम दबे हुए रहते हैं कि छू के हम आइडिया नहीं लगा पाते हैं, मुश्किल हो जाता है। इस दर्पणों का उपयोग है, इसके उपयोग को पढ़ेंगे तो और टॉपिक क्लियर होता जाएगा। एक एक करके सारे हेडिंग पूरे चैप्टर के मैं क्लियर कराने वाला हूं। देखिए उत्तल दर्पण में क्या होगा, केवल मध्य के बिंदु को, केवल मध्य में स्पर्श करता है, केवल मध्य में स्पर्श करता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, केवल किनारों पर स्पर्श होता है, केवल किनारों पर स्पर्श होता है। ये जो लकड़ी का पैमाना है ये केवल किनारों पर स्पर्श करता है। जैसे कोई दर्पण है वो इस टाइप का है, ऐसे टच कराया आपने, अभी तो क्या है दर्पण लेफ्ट में रख रहे हैं और वो राइट में, तो ऐसे स्पर्श कराया आपने, तो केवल किनारों पर स्पर्श कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा अवतल। अब इसको ऐसे घुमा दीजिए और यहाँ लकड़ी स्पर्श हो रहा है बीच में, केवल बीच में हो रहा है तो इधर से क्या हुआ उत्तल हुआ। और एकदम ये सीधा है ऐसे, और हर एक पॉइंट पे स्पर्श कर दिया ऐसे हर एक पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा समतल दर्पण हो जाएगा। तो स्पर्श करके हम पहचान लेंगे। अब रहेगा प्रतिबिंब देखकर कैसे पहचाने, तो जब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के पूरे पूरे प्रतिबिंबों को हम लोग पढ़ लेंगे कल के क्लास में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रतिबिंब देखकर कैसे पहचाने। तो कल के क्लास में हम लोग करने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और दर्पणों के उपयोग, यानी कौन से दर्पण को किस काम में लिया जाता है। इन सभी टॉपिक के लिए इंतजार करिए कल की क्लास की। अगर आप क्लास में नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि 30% से अधिक ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपका कुछ नहीं लगना है, ना टाइम उसमें लगेगा सब्सक्राइब करने में, ना पैसे लगेंगे, ना डेटा लगेगा, आपका कुछ नहीं लगना है, बल्कि उसको सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें थोड़ा और एनर्जी मिलती है, तो हम और टॉपिक को लेकर आएंगे और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।